हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से स्वस्थ, फिट और सेहतमंद होंगे। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज सबसे पहले आपको बताएंगे, आज एक बड़ी खबर आई कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार गुलाम नबी आजाद साहब ने इस्तीफा दे दिया। यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा भूचाल है, लेकिन जाते जाते जो बात उन्होंने कही है वो और ज्यादा हिला देने वाली है। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो इस्तीफा लिखा है उसमें लिखा है उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी रिमोट से चल रही है, रिमोट कंट्रोल से। गुलाम नबी आजाद ने लिखा है अपने इस्तीफे में कि राहुल गांधी रिमोट से पार्टी को चला रहे हैं। राहुल गांधी अपने बॉडीगार्ड से और अपने पीए से सलाह लेकर इस पार्टी को चला रहे हैं। तो सोचिए पार्टी का हश्र क्या होगा। यह इस्तीफा 5 पन्नों का देते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बताएंगे तफसील से आपको कौन से नेता क्या कह रहे हैं, कैसे कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं, जो 4-5 नजदीक वाले हैं, चेले चपाटे, वो सब टूट पड़े गुलाम नबी आजाद पर। अगली बड़ी खबर यह होगी कि कांग्रेस में सिर्फ अब क्या 2 ही नेता बचेंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। एक एक करके तो बाकी सब चले गए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितेंद्र प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो। आखिर कौन कितने नेता बचेंगे और गुलाम नबी आजाद का आगे का प्लान क्या है? क्या वो मोदी के साथ आने की तैयारी में तो नहीं है? क्या मोदी भविष्य में आजाद को जम्मू कश्मीर का सीएम बना सकते हैं? ऐसी संभावना है क्या? इस पर भी बात करेंगे। अगली बड़ी खबर होगी वो ये कि 3 दिन से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं सोनाली फोगाट के मौत को लेकर। अब ये लगभग पुष्ट हो गया है कि सोनाली का मर्डर हुआ, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? सोनाली की आखिरी वक्त की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे हम। सोनाली के मर्डर कैसे किया गया ये आपको बताएंगे, और उसमें एमडीएमए ड्रग्स इस्तेमाल हुई। आपको याद होगा जब सुशांत की मौत हुई उस वक्त भी एक ड्रग्स का नाम आया था, एमडीएमए। ये एमडीएमए ड्रग्स क्या है? देश में ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज, चाहे वो सुनंदा पुष्कर हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर सोनाली फोगाट हो, ये ऐसी मौत जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया। क्या सोनाली की मौत के पीछे का सच सामने आएगा? इस पर बात करेंगे। अगली बड़ी खबर होगी दुनिया में सबसे लोकप्रिय, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए सबसे लोकप्रिय नेता। बाइडेन को पीछे छोड़ दिया, मैक्रों को पीछे छोड़ दिया, बड़े बड़े योद्धा रेस में बहुत पीछे हैं प्रधानमंत्री के मुकाबले। अगली और आखिरी बड़ी खबर होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के रिटायर हो गए। उनकी आज अंतिम विदाई थी और उनकी विदाई के वक्त जो वकील थे वो रो पड़े, वो आपको दिखाएंगे। वकील भावुक हो गए और नए सीजीआई कौन होंगे। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और हिला देने वाली खबर वो ये कि कांग्रेस का हाथ एक और नेता झटक कर चले गए और उन्होंने कहा कांग्रेस जो है ये दरअसल रिमोट कंट्रोल आप देख रहे हैं, इसी रिमोट कंट्रोल ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद बहुत सीनियर नेता कांग्रेस के, ये शायद वो सीनियर लीडर हैं जो उन नेताओं में इस लेवल के नेता ने अब तक कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कितने पुराने नेता हैं गुलाम नबी आजाद। नजदीक से दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये देख रहे हैं आप, इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ बैठे हैं गुलाम नबी आजाद। यानी इंदिरा गांधी के दौर से, इंदिरा गांधी के वक्त से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में थे। तो न सिर्फ इंदिरा गांधी, देखिए कितने पुराने लीडर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं राजीव गांधी के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता राजीव गांधी के साथ गुलाम नबी आजाद की तस्वीरें बता रही हैं इंदिरा का दौर हो, राजीव का दौर हो, गुलाम नबी आजाद पार्टी के साथ जुड़े रहे। इतने पुराने नेता ने भी आज कांग्रेस का हाथ झटक दिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, सोनिया गांधी के साथ भी एक दौर में बहुत अच्छे रिश्ते रहे, पार्टी में सीनियर लेवल पर रहे, लेकिन कैसे धीरे धीरे राहुल गांधी की एंट्री के साथ गुलाम नबी आजाद किनारे कर दिए गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, प्रियंका गांधी के साथ, गांधी परिवार के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। जब एक पारिवारिक रिश्ते वाला शख्स भी पार्टी को छोड़ दे तो समझ लीजिए पार्टी का खात्मा निश्चित है। अगली तस्वीर दिखाइए, अब है राहुल गांधी। राहुल गांधी पर ही इस्तीफे का बम फोड़ा है गुलाम नबी आजाद ने कि राहुल गांधी ने पार्टी को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी ने पार्टी को खत्म कर दिया। राहुल गांधी पर इतना बड़ा हमला पार्टी छोड़ने वाले किसी कांग्रेसी नेता ने आज तक नहीं किया। रिपोर्ट देखिए जरा।
गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्तां, न पूछ थे 4 दिन के मगर नाम आशियाना तो था। कोई भी विषय पर कोई बात थी तो पार्टी के अंदर कहनी चाहिए थी। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। अगर आजाद साहब कुछ नहीं थे तो इंदिरा गांधी जी ने उनको सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर क्यों बनाया? ये पुत्रमोही है कि बेटे के करियर बनाने के चक्कर में कांग्रेस जैसी पार्टी को बलि चढ़ा देने का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। आज गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर नेता ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय और अलविदा कह दिया। किसी पार्टी में नेता का आना या जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो करीब 14 दशक पुरानी है, करीब 6 दशक तक सत्ता में रही हो, वहां से 4 दशक तक साथ रहे गुलाम नबी आजाद का भी इस्तीफा। पार्टी के इतने सीनियर नेता ने राहुल सोनिया पर रिमोट से पार्टी चलाने की स्टाइल पर हमला किया तो पूरी की पूरी कांग्रेस बिलबिला उठी। आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कहता हूँ गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से किस कदर नाराज थे इसका पता तभी चल गया था। आपको याद हो जब उन्होंने पुंछ की एक जनसभा में कांग्रेस आलाकमान पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि 2024 में कांग्रेस को 300 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, ये जानते हुए भी कि 2022 में कांग्रेस के पास केवल 50 के आसपास ही सीटें हैं। अब आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जंग छिड़ी है। अब आपको दिखाते हैं गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, 5 पन्नों का लंबा चौड़ा इस्तीफा। ये उनका इस्तीफा आप देख रहे हैं। ऊपर लिखा है गुलाम नबी आजाद और नीचे लिखा है श्रीमती सोनिया गांधी ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये पहला पेज है ऐसे 5 पन्नों का इस्तीफा। और इस्तीफे में लिखा क्या है? इस्तीफे में लिखा है राहुल गांधी बॉडीगार्ड से सलाह लेते हैं, राहुल गांधी पीए से सलाह लेते हैं, लेकिन सीनियर नेताओं से बात नहीं करते हैं, उनसे सलाह नहीं लेते हैं। ये बम फोड़ा है आज गुलाम नबी आजाद साहब ने राहुल गांधी पर। ये देख रहे हैं आप, ये है उनका कहना है राहुल गांधी 4-5 नेताओं के इर्द गिर्द ही रहते हैं, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। उनके पीछे बॉडीगार्ड है। राहुल गांधी बॉडीगार्ड से भी राय ले लेते हैं, राहुल गांधी पीए से भी राय ले लेते हैं, लेकिन सीनियर नेताओं से राहुल गांधी बात नहीं करते हैं। तो 5 पन्नों की चिट्ठी में आजाद का यह सबसे बड़ा हमला आपको बताऊं। राहुल गांधी पर सबसे तीखा वार किया है गुलाम नबी आजाद ने। उन्होंने कहा कांग्रेस की बर्बादी की वजह राहुल गांधी है। उन्होंने लिखा कांग्रेस में अब दरअसल रिमोट कंट्रोल मॉडल चल रहा है, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। जिस मॉडल ने यूपीए को तबाह किया वो अब कांग्रेस पार्टी में लागू है। सोनिया गांधी के पास सिर्फ नाम का नेतृत्व है, यह हमला है। सभी महत्वपूर्ण फैसले तो राहुल गांधी लेते हैं। कांग्रेस के सभी फैसले अब पीए लेते हैं, पीए पर्सनल असिस्टेंट राहुल गांधी के वो सलाह देते हैं, वही फैसले लेते हैं। कांग्रेस में जो पीछे सुरक्षा गार्ड खड़े, सुरक्षा गार्ड भी राहुल गांधी को सलाह देते हैं, उनकी सलाह पर पार्टी चल रही है। राहुल को उपाध्यक्ष बनाने से कांग्रेस बर्बाद हो गई है। ये सारी चीजें इस्तीफे में लिखी हुई हैं। पार्टी के अंदर सलाह मशवरा की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। राहुल के कमान संभालने पर चापलूस जो है पार्टी वो चलाने लगे हैं। वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है, किनारे खड़े हैं वो। गैर अनुभवी और चापलूसों का एक नया ग्रुप बन गया है। दरअसल राहुल उस कोठरी के इर्द गिर्द रहते हैं।
चिट्ठी में कोटरी और चाटुकार शब्द का भी इस्तेमाल किया है गुलाम नबी आजाद ने। यही ग्रुप कांग्रेस पार्टी को दरअसल चलाने लगा है, उनका कहना है। राहुल के पास कोटरी और चाटुकारों की एक फौज है। सोचिए, ये सब चीजें इस्तीफे में है। इसी फौज ने सिब्बल के घर पर गुंडे भेजे और हमला करवाया। राहुल के अध्यादेश फाड़ने पर भी गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाए। आपको याद होगा, संसद में राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया था। आजाद ने इसे राहुल गांधी की अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी बताया है। अध्यादेश के टुकड़े करना बचकानी हरकत थी। राहुल के व्यवहार से 2014 में स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई। 2019 में राहुल के इस्तीफे के बाद हालात और ज्यादा बदतर हो गए। राहुल ने इस्तीफा दिया, लेकिन नेताओं का अपमान किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सीनियर नेताओं का अपमान किया गया। ये आरोप लगाए गुलाम नबी आजाद ने टोली पर राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाली। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत गुलाम नबी आजाद को एहसान जता रहे हैं कि तुम्हें कांग्रेस पार्टी में तो रखा, और हेमंता बिस्वा शर्मा जो पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो कह रहे हैं राहुल गांधी तो वरदान है बीजेपी के लिए, इन्हीं को आगे रखिए, बीजेपी के लिए फायदा है। सुनिए जरा। आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता। और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। देखिए, बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आजाद साहब जो चिट्ठी लिखा है वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? राहुल जी के और हम लोगों के जो संबंध हैं वो हमारे संबंध किसी लेन देन के नहीं हैं। कुछ हो सकता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की लीडरशिप के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए कुछ कर रहे हैं। जो लोग इतने समय से पार्टी के साथ रहे, पार्टी ने उनको इतना रिकग्निशन दिया, इतनी पहचान दी, वो इतनी सी बात पर पार्टी को छोड़ कर जाएं, मैं नहीं मानता हूं कि ये उचित है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपने लेटर में लिखी है कि ये जो फैसले हैं राहुल गांधी जी नहीं ले रहे, ये फैसले सोनिया जी नहीं ले रहे, ये लोग चापलूस लोग ले रहे हैं। जो झंडा जिन्होंने फहराया आज 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड के ऊपर उन्होंने झंडा फहराया, वो लोग ले रहे हैं। 3 महीने में 4 महीने में इलेक्शन हिमाचल प्रदेश के आने वाले हैं। जिस दिन हिमाचल प्रदेश इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, दैट विल बी द लास्ट नेल। जैसे लाला लाजपत राय जी ने कहा था, मेरे सीने पे लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेज राज के उसके अंदर आखिरी कील साबित होगी। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक कील की तरह साबित होगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सफाया। पुराने कांग्रेसी जाखड़ कह रहे हैं हिमाचल के नतीजे कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। इतना बड़ी बात कह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं, गुलाम नबी आजाद ने अकेले राहुल पर हमला नहीं किया है, उनके टारगेट पर सोनिया गांधी भी। सोनिया गांधी पर क्या संगीन आरोप लगाए हैं और क्या हमला किया है, देखिए जरा। सोनिया गांधी आपको नजर आ रही, दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद। आजाद ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी की तारीफ की, लेकिन इशारों इशारों में सोनिया गांधी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, लिखा 2013 के जयपुर अधिवेशन की याद दिलाई, 9 साल बाद भी एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। 2014 में सोनिया की लीडरशिप में शर्मनाक हार हुई, उन्होंने लिखा। कांग्रेस में 5 दशक के रिश्तों का बखान किया। जिन राज्यों में, गुलाम नबी ने लिखा, जिन राज्यों में वो खुद इंचार्ज रहे 90% जगह कांग्रेस को जीत मिली। 14 से 22 के बीच कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई, बद से बदतर हो गई। इसी दौरान सोनिया और राहुल ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी भले ही पीछे से कांग्रेस चला रहे हो।
उन्होंने कहा 49 विधानसभा चुनाव हुए देश में इस दौरान और 39 जगह पर कांग्रेस हार गई। 49 में 39। आज सिर्फ 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार है और 2 राज्यों में कांग्रेस जूनियर पार्टनर है। गुलाम नबी ने कहा इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी के साथ उन्होंने रिश्तों पर कहा। संजय गांधी के कहने पर यूथ कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। तब कश्मीर में कोई कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहता था जब वो शामिल हुए। इंदिरा के जेल जाने के विरोध में प्रदर्शन में भी वो शामिल हुए। इसके बाद आजाद को जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने लिखा आजाद की अध्यक्षता में राजीव यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन और नरोत्तम मिश्रा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। वो भारत जोड़ो यात्रा जो तथाकथित निकल रही थी ना, उसके पहले वो तो शुरू हुई नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में ये तीसरा है। आनंद शर्मा जी, प्रवक्ता जी और गुलाम नबी आजाद अब गुलामी से आजाद हो गए। 370 हटने के बाद वैसे भी कश्मीर में आजादी की बयार चल रही थी, सामने है गुलाम नबी के रूप में। आने वाले सालों में तो वो भी नहीं जीतने वाली है। अब कांग्रेस का सूरज अस्ताचल की ओर है और डूबता जहाज है। अब जितने लोग जल्दी निकल जाएंगे वो बात अच्छा, हाँ, उनके लिए अच्छा। आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में एक रिमोट कल्चर है, यानी हर चीज रिमोट से चलती है। पर्दे के पीछे से रिमोट किसी और के हाथ में होता है और कांग्रेस चल रही है, सरकारें चलती नहीं। देखिए जरा उनके आरोप क्या है, क्या इल्जाम लगाए उन्होंने कहा है, ये आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी टेबल पर बैठे हैं, आगे आधा दर्जन रिमोट रखे हैं। उनका कहना है गुलाम नबी आजाद साहब का कि बस रिमोट से ही चल रहा है सब कुछ। कांग्रेस में रिमोट कल्चर हावी हो गया। रिमोट कंट्रोल से चलती थी मनमोहन सरकार। उन्होंने इशारों में बात कही। सोचिए, बीजेपी यही बात 1000 बार कहती रही, कांग्रेस पर रिमोट सरकार, रिमोट कंट्रोल सरकार का नाम लेकर घेरती रही कांग्रेस को बीजेपी। अब यही बात सोचिए, एक कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर कह रहे हैं, जो सरकार में भी मंत्री न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर कई बार हमला किया, कई बार घेरा है। पहली बार गुलाम नबी आजाद ने इसे स्वीकार किया। पहले कांग्रेसी नेता जो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस में रिमोट कल्चर सिस्टम है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में मंत्री रह चुके हैं गुलाम नबी आजाद। सोनिया और मनमोहन के बेहद करीबी रहे हैं वो। आजाद ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और विपक्ष के दावों पर आजाद ने अब मोहर लगा दी है। कांग्रेस पार्टी भी आज रिमोट से चल रही है, गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पवन खेड़ा अब गुलाम नबी आजाद को कोस रहे हैं और जयवीर शेरगिल, जिन्होंने अभी अभी 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी है, वो पलटवार कर रहे हैं। सुनिए। एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई। उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज
एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। जो तनख्वाह वाले तनख्वाही हैं, जो तनख्वाह के एम्प्लॉयज़ हैं, आज वो उन कार्यकर्ता पे, उन नेताओं पे भारी हो गए हैं जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया। तो जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही चारों तरफ संग्राम मच गया। कैसे, देखिए कौन से नेता क्या आरोप लगा रहे हैं, सीनियर लीडर पर कैसे हमला कर रहे हैं, ये आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, वॉल पर ग्राफिक दीजिए कि सबसे पहले आजाद ने छोड़ा हाथ। इस वॉल पर ग्राफिक दीजिए अमित प्लीज। जयराम रमेश ने सबसे पहले लिखा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे अधिक सम्मान दिया, उसने अपने शातिर व्यक्तिगत हमलों से उसे धोखा दिया। सोचिए, इतना सीनियर लीडर जब पार्टी छोड़कर जा रहा है, जो लगभग 49 साल पार्टी में रहा हो, उसके लिए यह शब्द है। रमेश लिख रहे हैं, उसके असली चरित्र को प्रकट करता है। जीएनए यानी गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोदीफाइड हो गया है। शहजाद पूनावाला ने जवाब दिया, कांग्रेस दरबार ऐसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आजाद हो, वो सिर्फ गुलाम चाहता है। 5 साल पहले मैंने कहा था, कांग्रेस शुद्ध रूप से, आज मैं एक बार फिर सही साबित हुआ हूं। ये वो कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से पारिवारिक है कांग्रेस। ये शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस में हुआ करते थे एक दौर में। श्रीनिवास कह रहे हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा, जो सिर्फ सत्ता और रेवड़ी के गुलाम रहे हो, वो संघर्ष के दौर में अब आजाद हो गए हैं। कपिल मिश्रा ने लिखा, भारत के टुकड़े टुकड़े का ख्वाब देखने वालों की पार्टी के ही टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं, कांग्रेस के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। हाल के दिनों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में उनका इस्तीफा और पत्र बहुत दर्दनाक है। भारत की पुरानी पार्टी को टूटते हुए देखना दुखद है, ये उमर अब्दुल्ला ने लिखा। ये आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा तरुण चुग क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर्स आनंद शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की, लगातार वो मीन मेक निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं उसके जाने से पार्टी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेतृत्व ही हताश और निराश होकर के पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो गया है। टूट तो पूरे देश में है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में टूट रही है। जिस पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी के बचने के लिए पार्टी के सत्याग्रह जैसे पवित्र शब्द का प्रयोग करता हो, उस पार्टी से क्या निकलने वाला है? ये अनफॉर्चुनेट है और इस पद का कोई भी नेता किसी भी पार्टी से इस्तीफा देता है तो पार्टी को नुकसान होता है। अगर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। और मैं अगर ये कहूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे और सुसाइडल मोड पे कांग्रेस पार्टी, तो बात गलत नहीं होगी। ये कदम दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, पर ये होना ही था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब ये स्थिति बन चुकी है कि कोई भी सीनियर नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और ये बहुत देर से चल रहा है सिलसिला। इसकी जानकारी कांग्रेस की आला कमान को समय समय पर सभी लोगों ने दी, मैंने भी दी, मगर बदकिस्मती से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के फौरन बाद उनके घर पर जमघट लग गया नेताओं का, उनके करीबियों का। ये गुलाम नबी आजाद के करीबी नेता, जम्मू कश्मीर से आने वाले नेता फौरन गुलाम नबी आजाद के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए और यह बड़ी टीम जिसने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के साथ खुद भी इस्तीफा दे दिया, यानी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उनके करीबी नेताओं ने, पूर्व विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए कांग्रेस में कैसे आज इस्तीफों की झड़ी लग गई। रेजिग्नेशन डे था कांग्रेस में आज, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े होकर। जम्मू कश्मीर के इन सीनियर नेताओं ने इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। भंग विधानसभा के 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इनमें जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद का इस्तीफा शामिल है। साथ ही साथ मोहम्मद अमीन, गुलजार अहमद ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। चौधरी अहमद अकरम ने भी इस्तीफा भेज दिया है कांग्रेस को। सलमान निजामी ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। सलमान निजामी को आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में
सलमान निजामी कांग्रेस की पैरवी करते रहे। चुनाव समिति में सलाह नहीं लेने का आरोप लगाया है गुलाम नबी आजाद ने। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सलमान निजामी, जिन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ ही इस्तीफा दिया कांग्रेस से। सुनिए। 8 सालों में 25 बार आप हार गए, 25 स्टेटें। पंजाब में आपने एक ब्लंडर कर दिया, और गुलाम नबी आजाद साहब जहां से आते हैं खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी आप कमेटी एक बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, और उनको पूछते ही नहीं है। और हम इलेक्शन लड़ेंगे, जो रणनीति होगी, और बीजेपी वगैरह का सवाल नहीं है, वो आजाद साहब ने क्लियर कर दिया। अपना प्लेटफॉर्म बनेगा, अपना फ्रंट बनेगा। आजाद साहब पे 30 आतंकवादी हमले हुए, 0 थी कांग्रेस, और वहां आजाद साहब ने कांग्रेस की हुकूमत बनाई। कि मुझे इंदिरा गांधी ने जो पार्टी में लाया, राजीव गांधी ने मेरे साथ काम किया, संजय गांधी ने काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम किया आजाद साहब ने। अगर आजाद साहब कुछ नहीं थे तो इंदिरा गांधी जी ने उनको सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर क्यों बनाया? फिर बोलिए आपकी इंदिरा गांधी का फैसला गलत था। आज आपने कौन सा ऐसा फैसला लिया है? कौन सी सरकार आप बना रहे हैं? कौन सी आपने सरकार बनाई है? 5 पंजाब में आपने हाल बिगाड़ दिया, और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ये रही। अब ये कुछ नहीं है वहां। अब आइए आपको बताता हूं, इन नेताओं ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या वजह है इतने सीनियर नेता को पार्टी छोड़नी पड़ी? दरअसल कांग्रेस नेतृत्व से गुलाम नबी आजाद नाराज चल रहे थे। 5 राज्यों में हार पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने आजाद को स्टार प्रचारक नहीं बनाया था। G23 के सदस्य रहे गुलाम नबी आजाद, वो सीनियर लीडर जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, कांग्रेस को राय दे रहे थे कैसे पार्टी को ठीक करना है। G23 ग्रुप के साथ कश्मीर में एक प्रदर्शन भी किया था। जनवरी 2021 में राज्यसभा से रिटायर हो गए, और कांग्रेस ने दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। मार्च 2022 में आजाद के घर G23 की बैठक हुई। सोचिए, गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा नहीं भेजा, लेकिन कांग्रेस के वो नेता जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव हार गए, वो राज्यसभा चले गए। कांग्रेस में सुधार की मांग को लेकर लेटर जारी किया। इसके बाद सोनिया ने आजाद को तलब किया था। 1.5 साल बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे उस वक्त आजाद। सोनिया ने आजाद को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, लेकिन 2 घंटे बाद ही आजाद ने रेजिग्नेशन दे दिया। इन बातों से वो नाराज चल रहे थे। उनका कहना है कि सोनिया गांधी उन्हें आश्वासन दे रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आइए आपको सुनवाता हूं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि कश्मीर की सियासत में बहुत कुछ बदलेगा, वो क्या कह रहे हैं और तारिक अनवर क्या कह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे। हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है, मुझे हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। एक व्यक्ति जो पूरे पार्टी का नेतृत्व संभाल सका, एक तरह से कहा जाए तो, वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, विपक्ष के नेता रहे, मंत्री रहे, तो इतने पदों पर रहने के बाद अब जाके कश्मीर में वो एक नई पार्टी खड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या भविष्य होगा ये हम और आप समझ सकते हैं। अब एक बात जो सोचने वाली है, सभी के जहन में है कि आखिर राहुल गांधी को हर शख्स क्यों छोड़ के जा रहा है? राहुल गांधी से सब क्यों हाथ छुड़ा रहे हैं? सोचिए जरा, बड़े करीबी लोग राहुल गांधी के, सब छोड़ कर चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगली तस्वीर दिखाइए। न सिर्फ सिंधिया, बल्कि ये आप देख रहे हैं एक और करीबी जितेंद्र प्रसाद, वो भी राहुल से हाथ झटक कर चले गए। अगली तस्वीर दिखाइए। जयवीर शेरगिल, जो अभी 3 दिन पहले ही कांग्रेस का दामन छुड़ाया उन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो तस्वीरें हैं, इनमें कुछ और तस्वीरें, उनमें आरपीएन सिंह है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे बहुत से नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ छोड़कर भाग चुके हैं। तो अब बुनियादी सवाल मैं आपको बताऊं, जो आपके जहन में भी होगा, कि आखिर क्यों ये नेता क्यों राहुल गांधी का साथ छोड़कर जाते हैं, और राहुल गांधी क्यों फ्लॉप हैं, राहुल गांधी क्यों फिसड्डी है। सवाल यह है, क्यों राहुल गांधी में इतनी बड़ी परेशानी है कि कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। 2013 में आपको याद होगा राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया, सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। तब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें थी कि युवराज आए हैं, कुछ करिश्मा कर देंगे, छड़ी घुमाएंगे, लेकिन राहुल जिम्मेदारी मिलते ही मनमानी करने लगे। राहुल कांग्रेस को कॉरपोरेट की तरह चलाने लगे, ऑफिस में आए और मैनेजर की जैसे बैठे।
फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने लगे राहुल गांधी। पार्टी संकट में होती थी तो राहुल गांधी विदेश में होते थे। चमचे और अनुभवहीन नेता उन पर हावी हो गए। उनके इर्द गिर्द 4-8 चेले चपाटों का ग्रुप रहा। पुराने और अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया गया। देख रहे हैं आप, पूरी टीम साइड में खड़ी है। गुलाम नबी आजाद हो या उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जो सीनियर नेता हैं, उनकी राय को तवज्जो नहीं दिया गया। उनके साथ बदसलूकी भी की गई। युवा और मेहनती नेताओं को सेट कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया, ताकि भविष्य में राहुल गांधी के लिए कोई चुनौती ना बन सके। इसलिए सिंधिया और हेमंता जैसे नेता छोड़कर चले गए। सोचिए, आज सिंधिया मंत्री हैं और हेमंता मुख्यमंत्री हैं। राहुल ने पार्टी संविधान को भी तवज्जो नहीं दिया। जो राहुल गांधी कह देते थे वही संविधान होता था, जिसका नुकसान यह हुआ कि पार्टी रिमोट से चलने लगी, पर्दे के पीछे से राहुल गांधी से चलाने लगे, जिससे सहयोगी दल भी एक एक कर नाराज हो गए और इसी तरह सभी नेता छोड़कर चले गए। अब मैं आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं। आज गुलाम नबी आजाद छोड़कर गए। जो बातें गुलाम नबी आजाद ने की हैं, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को छोड़कर जाने वाले पुराने नेता भी वही बात कहकर गए हैं। सुनिए जरा सभी को। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। कारण यह भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। आज वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं जो 30 साल तक उन्होंने सेवा की, 25 साल तक सेवा की है, तो और इन्होंने सेवा की, निस्वार्थ सेवा की। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो जिले के नेता हैं वो सब छोड़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? इसमें आरपीएन सिंह को मत देखिए आप। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कई पार्टियों में आज एक भगदड़ सी उत्तर प्रदेश में हो गई है, जो एक दुख की बात है। कांग्रेस जो पार्टी के जो निर्णय लेने वाले जो हुक्मरान हैं, वो जनहित में निर्णय नहीं लिए जा रहे, बल्कि कुछ केवल जन के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। जो कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके सिर्फ हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। वास्तविकता से मुंह मोड़ा जा रहा है, जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अगला एक्शन क्या होगा गुलाम नबी आजाद साहब का। अब वो क्या करेंगे? क्या गुलाम नबी आजाद नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ प्लान बनाया है गुलाम नबी आजाद को लेकर, या गुलाम नबी आजाद ने कोई प्लान बनाया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ आने का? आगे का प्लान क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे। गुलाम नबी आजाद साहब को पद्म भूषण दिया गया, कांग्रेस में रहते हुए नहीं मिला। जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, और यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई। कांग्रेस के नेता नहीं चाह रहे थे कि वो ये पुरस्कार लेने भी जाएं। सोचिए जरा, देश का अवार्ड। कांग्रेस के नेताओं की जहनियत यह थी कि गुलाम नबी आजाद इनकार कर दे पद्म भूषण लेने। तो आइए अब आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि प्लान क्या है गुलाम नबी आजाद का। क्या कश्मीर में यह हो सकता है कभी भविष्य में कि प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी आजाद को सीएम बना दे? ऐसी परिस्थिति हो सकती है क्या? लेकिन देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूं दोनों के रिश्ते कैसे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गुलाम नबी आजाद के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था गुलाम नबी आजाद एक अनुभवी नेता है, तो आजाद ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेनी चाहिए। सोचिए, दोनों अलग अलग दलों के नेता हैं। मोदी जी ने कहा नए सांसद उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष के नेता से सांसद सीख सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी अपनी जड़ों को नहीं भूलें। सोचिए, मोदी जी ने कहा उनके सुझाव से मुझे भी काफी मदद मिलती है, यानी गुलाम नबी आजाद के सुझाव से। आजाद साहब ने कहा प्रधानमंत्री खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं।
मोदी जी ने कहा संसद में उन्होंने 30 साल की अपनी सेवा दी है, यानी गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा मेरे सियासी मतभेद हैं, लेकिन मोदी जमीनी व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यही बातें कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो विरोधी को तो दुश्मन मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों साथ साथ हैं। मोदी ने कहा था पद्म भूषण के लिए आजाद जी को बधाई, और गुलाम नबी आजाद ने कहा मैं खुशकिस्मत कि मेरे हमेशा उनसे अच्छे रिश्ते रहे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जब गुलाम नबी आजाद का आखिरी दिन था राज्यसभा में, उनकी विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी बोलते बोलते खुद भावुक हो गए, और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी मोदी जी की तारीफ की थी। सुनिए दोनों को। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया, और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया, और मेरे ख्याल में दर्जन से ज़्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे, हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। अब सवाल यही है कि गुलाम नबी आजाद का आगे का प्लान क्या है। गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में वापस लौटना चाहते हैं दिल्ली से। तो देखिए जरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस तरफ आपको गुलाम नबी आजाद नजर आ रहे हैं। अब आजाद की नजर है जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इस साल के आखिर में भी। ऐसे में गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाने वाले हैं। वो ऐलान कर चुके हैं अब नई पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने से गुलाम नबी आजाद को फायदा होगा। उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी भी फायदे में रहेगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव जब होगा तो अकेले कश्मीर में पीडीपी चुनाव लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जब 4 पार्टियां, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी
कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी। तो सोचिए नतीजे क्या होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीट है। जम्मू में बीजेपी मजबूत है, जहां 43 सीट्स हैं। सरकार बनाने के लिए भी 46 चाहिए, जम्मू में 43 है। लेकिन कश्मीर में ऐसी बात नहीं है, 47 सीट कश्मीर में है। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए चाहिए 46, और ऐसे में आजाद बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। अगर 4-5 सीट भी गुलाम नबी आजाद जीत गए, उन्हें 8-10 सीटें मिल जाती हैं तो किंग भी बन सकते हैं। आजाद के नाम पर बीजेपी को भी परहेज नहीं होगा, किसी तरह के विवादित नेता रहे नहीं वो। वैसे भी कश्मीर में सियासी दलों की साख इस वक्त दांव पर है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से जनता नाराज है। आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस खत्म हो चुकी है लगभग। तो सवाल यह है कि आजाद भविष्य में सीएम बन सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं क्या? आइए अब आपको सुनवाता हूं, लोगों को सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं। आखिर कांग्रेस छोड़ कर लोग क्यों भाग रहे हैं, नेता क्यों भाग रहे हैं? देश की आवाज सुनिए। अब 50 वर्षों से जो कांग्रेस के साथ जुड़ा है वो पार्टी छोड़ रहा है, तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। और उन्होंने जो आरोप लगाया कि राहुल गांधी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, शायद ही उन्होंने कुछ एक खामियां देखी होंगी। 50 साल से जो नेता अगर पार्टी छोड़ रहा है तो समझ लीजिए पार्टी की दौर कहाँ पे है। कांग्रेस में ना राहुल गांधी जी में, ना सोनिया गांधी में नेतृत्व करने की और जनता के हित में कोई काम करने की क्षमता, ना कार्यशैली ऐसी रही जो देश के हित में हो। इसलिए देश के हित में उन्होंने इस कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस की राजनीति इतनी गंदी राजनीति जो कर रही थी परिवारवाद की, जिसको लेकर के अब वहाँ के जो दिग्गज नेता हैं उनको भी इस डूबती कश्ती पे सवार नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही लेट डिसीजन लिया, लेकिन उनको बहुत पहले ही कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए थी। राहुल गांधी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने निजी स्वार्थों को जिस दिन छोड़ देंगे, अपने परिवार का भला जिस दिन सोचना छोड़ देंगे, समाज का, देश का भला सोचने लगेंगे, उस दिन उनकी पार्टी फिर से खड़ी होने लगेगी। उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा रही होगी, जो आज पीड़ा उन्होंने उजागर कर दी है, इसलिए कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी, त्याग दे दिया उन्होंने। अब कांग्रेस का हाल जो है वो दुनिया के सामने है, देश के सामने है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली और बड़ी खबर है मोहाली के मर्डर का, सोनाली के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन? सोनाली फोगाट। अब एक बात साफ हो गई कि सोनाली फोगाट का मर्डर किया गया, उन्हें ड्रग्स दिया गया, ये खुद पुलिस कह रही है। यानी सामान्य मौत नहीं हुई है सोनाली फोगाट की, ये बात सच है। उनका मर्डर किया गया, उन्हें ड्रग्स दी गई, यह भी बात साफ है। लेकिन सवाल यह अकेले सोनाली फोगाट नहीं है। देश में कई ऐसे मौतें हुई हैं जिसका सच आज तक सामने नहीं आ सका। सुनंदा पुष्कर की मौत हुई, कहा गया ड्रग्स ज्यादा थी, लेकिन सच आज तक सामने नहीं आया। उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत, उनकी भी मौत क्या ड्रग्स ज्यादा होने की वजह से सुसाइड कर लिया, सच सामने नहीं आया। और वैसे ही सोनाली फोगाट, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है सोनाली फोगाट, सुशांत सिंह राजपूत और सुनंदा पुष्कर। सबकी मौत में एक ड्रग का एंगल है। सबकी मौत में ड्रग का सच आज तक सामने नहीं आया। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हुई। गोवा से क्लब में तबीयत बिगड़ गई अचानक उनकी। मैनेजर सुधीर ने ड्रग्स दिया था, आरोप लगाया गया, ड्रग्स से मौत होने की आशंका जताई गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है इस मामले की। आइए, यहां भी ड्रग्स का एंगल है। सुशांत की बात करते हैं। 14 जून 2020 को सुशांत की मौत हुई। ड्रग्स की सुशांत को आदत डाली गई। अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ड्रग्स कौन दे रहा था, कैसे दे रहा था, क्यों दी जा रही थी, किस मकसद से दी जा रही थी, यह सब जांच का विषय है। सुनंदा पुष्कर, 16 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की मौत हुई, शशि थरूर की पत्नी। 5 स्टार होटल में सुनंदा की लाश मिली। पोस्टमार्टम में ड्रग्स मिला था, यहां भी ड्रग एंगल। ड्रग्स के ओवरडोज से मौत हुई और आरोप पति शशि थरूर पर लगा था और कोर्ट ने शशि थरूर को बरी किया। लेकिन ड्रग्स से मौत हुई, यह अब तक जांच जारी है, हुआ क्या कोई नहीं जानता। लेकिन सोनाली फोगाट की मौत के मामले में भी जांच शुरू हो गई है। सबसे पहले आज जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सोनाली फोगाट की जिस वक्त तबीयत खराब हुई अचानक ड्रग्स की वजह से, उन्हें फौरन लेकर भागे। ये आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में देख रहे हैं आप। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। सोनाली फोगाट और उनके साथ है उनका मैनेजर। सोनाली फोगाट को मैनेजर ने पकड़ रखा है। ये
उसी जगह की तस्वीर है, उसी नाइट क्लब की तस्वीर है जहां सोनाली फोगाट की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद देखिए सोनाली फोगाट को पकड़ा कर ले जा रहा है उनका मैनेजर सुधीर सांगवान, जिस पर आरोप लगा है हत्या का, जिस पर आरोप लग रहा है सोनाली के मर्डर का, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसी सुधीर सांगवान को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सोनाली को लेकर गया है वो अस्पताल, तबीयत खराब होने के बाद की तस्वीर है, सीसीटीवी तस्वीर। आइए अब मैं उसकी आपको क्लीन पिक्चर दिखाता हूं। जो शख्स लेकर जा रहा है सोनाली को, ये है वो, ये उनका मैनेजर सुधीर सांगवान है, ये है उनका बॉडीगार्ड सुखविंदर। इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए। सोनाली दरअसल इन दोनों के साथ ही मौजूद थी नाइट क्लब में, इन दोनों के साथ ही डांस कर रही थी। देख रहे हैं आप, बॉडीगार्ड सुखविंदर के साथ डांस कर रही है। उनके ठीक सामने अगर आप देखिए तो उनके पीए, उनके मैनेजर सुधीर खड़े। इन दोनों के साथ सोनाली नाइट क्लब गई थी, यहीं उनको ड्रग्स दिया गया, यहीं उन्हें ड्रग्स किसी चीज में मिलाकर दिया गया और उसके बाद तबीयत बिगड़ी। उसके बाद क्या उनको जबरदस्ती भी कुछ पिलाया गया, ये इस पे जांच हो रही है। आप इस वक्त देख रहे हैं उसी नाइट क्लब की तस्वीरें हैं। तो सवाल ये है कि सोनाली की हत्या का मास्टरमाइंड दरअसल है कौन? सोनाली को कैसे मारा गया नाइट क्लब में? वो नाइट क्लब में डांस कर रही थी, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, देखिए जरा। नाइट क्लब में मौजूद थी सोनाली। रिजॉर्ट से निकलकर सोनाली नाइट क्लब गई, एक रिजॉर्ट में ठहरी थी। सोनाली के साथ उनका मैनेजर सुधीर सांगवान भी गया था, उनका बॉडीगार्ड सुखविंदर भी सोनाली के साथ गया था। नाइट क्लब में सोनाली को ड्रग्स दिया गया और सीसीटीवी में ड्रग्स देते उनका मैनेजर सुधीर सांगवान नजर आया है। सुधीर के साथ ही बॉडीगार्ड सुखविंदर भी उनके साथ था। सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दी गई, लिक्विड में, किसी लिक्विड में मिलाकर सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया सोनाली को। ड्रग्स के ओवरडोज से सोनाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई, इतना ड्रग्स दिया गया। सुबह 4 बजे तक सोनाली खुद को संभाल नहीं पाई। सुधीर और सुखविंदर सोनाली को वॉशरूम लेके गए। उसके बाद आरोपी 2 घंटे तक वॉशरूम में सोनाली के साथ रहे। ये दोनों आरोपियों ने ड्रग्स देने की बात कबूल कर ली है। सोनाली की इस पार्टी में 2 और लड़कियां दिखाई दे रही हैं। वो 2 लड़कियां कौन है? ये दोनों लड़कियां पुलिस के रडार पर हैं और पुलिस इन दोनों लड़कियों को ढूंढ रही है। ये लड़कियां कैमरे पर केक काटते हुए नजर आ रही हैं। सोनाली की टैक्सी का ड्राइवर भी ट्रेस हो गया है, जो लेकर गया था। करलीज नाइट क्लब रिजॉर्ट के स्टाफ से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अस्पताल कर्मचारियों का भी बयान लिया गया इस मामले में। अब तक कुल 20 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। गोवा पुलिस ने 7 सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं। 4 मोबाइल और 1 लैपटॉप की भी जांच की जा रही है। गोवा पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया है पूरी तरह से। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है इस मामले में। आईजी जो गोवा के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्हें सुनिए जरा। तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर तफ्तीश ऑन है। अब कहा जा रहा है कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया, सुशांत के लिए भी यही कहा गया, सुनंदा के लिए भी यही कहा गया। ये जो ड्रग है, ये जो ड्रग दिया गया वो बताया जा रहा है एमडीएमए दिया गया सोनाली को। 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम एमडीएमए सोनाली फोगाट को दिया गया। ये एमडीएमए क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एमडीएमए है मिथाइल डाइऑक्साइड मेटाफेटामाइन, ये है एमडीएमए और ये शरीर पर भावनात्मक रूप से प्रभाव डालता है। भावात्मक रूप से एमडीएमए ड्रग्स लेते ही मदहोश कर देता है। सोनाली को भी यही दिया गया। ड्रग्स लेने पर उत्साह, शक्ति, सुकून महसूस होता है। नशेड़ियों को अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता है। इस ड्रग्स के बाद 2 से 3 बार लेने से ही एमडीएमए की लत लग जाती है। 1 ग्राम एमडीएमए 3 से 25 हजार तक मिलता है और इस टैबलेट
या इसे कैप्सूल के रूप में लिया जाता है? क्या यही मिलाकर दिया गया सोनाली को? एमडीएमए को पाउडर की तरह भी सूंघ सकते हैं, पानी में मिलाकर भी एमडीएमए लिया जाता है और कैप्सूल के रूप में लेने पर 45 मिनट में यह असर करने लगता है। औसतन एमडीएमए का नशा 3 घंटे तक रहता है। रेव पार्टियों में सबसे ज्यादा इसी एमडीएमए का इस्तेमाल होता है। एमडीएमए ड्रग्स को पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है और अलग अलग कोड नेम से यह एमडीएमए बेचा जाता है। सोनाली गोवा में थी, गोवा के नाइट क्लब में थी, तो वहां यह ड्रग्स था। अब सारा एंगल आप समझिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी गोवा तक यह आंच गई थी। नमक, चावल, म्याऊ म्याऊ एमडीएमए के ही कोड नेम है दरअसल, और नाइजीरिया, अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा सप्लाई होती है इनकी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डीजीपी इस मामले में क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें जो इंटेंशन है वो तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही आएगा, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जो है वो एक लंबी लॉन्ग ड्रॉन प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड और उसके बाद corroboration करनी है। जो भी किसी सस्पेक्ट ने बताया जिसके बेसिस पे ही हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट, दैट नीड्स टू बी corroborated ऑल्सो। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, क्योंकि समय चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर टीम्स को आपको बाहर भी भेजना है, तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमें और किसी का भी रोल नहीं है, बट सिर्फ वो ही आइए अब दो की जिनकी गिरफ्तारी हुई उनकी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये वो रिजॉर्ट है जिसमें सोनाली फोगाट रुकी थी आकर। सोनाली फोगाट इसी रिजॉर्ट में अपने पीए और अपने बॉडीगार्ड के साथ ठहरी हुई थी। दोनों की गिरफ्तारी हो गई। उन दोनों की जरा दिखाइए तस्वीरें। ये देख रहे हैं आप, ये है सुधीर सांगवान, उनका पीए सोनाली फोगाट का, और ये जो आप देख रहे हैं ये है उनका बॉडीगार्ड सुखविंदर। तो दोनों को गिरफ्तारी हुई है, इन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सोनाली गोवा गई क्यों थी, ये दोनों साथ में क्यों गए थे। ये इसके पीछे बड़ी वजह है। देखिए, सोनाली फोगाट अपने दो साथियों मैनेजर सुधीर सांगवान और बॉडीगार्ड सुखविंदर के साथ गोवा पहुंची थी। गोवा के द ग्रैंड लियोन होटल में 2 कमरे बुक किए थे। एक कमरे में सुधीर सांगवान और सोनाली रुकी थी और दूसरे कमरे में बॉडीगार्ड सुखविंदर रुका हुआ था। अब सोनाली फोगाट को गोवा में एक शूटिंग करनी थी जो कि 24 अगस्त को की जानी थी। सोनाली फोगाट किया फिल्मी दुनिया से भी नाता रहा है, उन्होंने सीरियल अम्मा में भी काम किया है। सोशल मीडिया पर सोनाली एक स्टार की तरह है। गोवा के द ग्रैंड लियोन होटल में सोनाली को 2 दिन रुकना था। पहले दिन सोनाली ने रिजॉर्ट में ही खाना खाया और फिर अगले दिन यानी 22 अगस्त को कार्लीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई। इसी रेस्टोरेंट में जो नाइट क्लब था कार्लीज का, उसमें गई। उसके बाद जहां उन्होंने मैनेजर और अपने बॉडीगार्ड के साथ डांस भी किया, वो तस्वीरें भी सामने आई। इसी दौरान सुधीर ने सोनाली को ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर पिला दिया, यह आरोप है। 2 बार सोनाली को सिंथेटिक ड्रग्स दिया गया, जिसके बाद सोनाली की हालत अचानक बिगड़ गई। सुबह 4 बजे तक सोनाली की हालत में कंट्रोल नहीं हुआ, जिसके बाद मैनेजर सुधीर सोनाली को लेकर वॉशरूम गया। इस दौरान बॉडीगार्ड सुखविंदर भी साथ में मौजूद था। वॉशरूम में सोनाली के मैनेजर और बॉडीगार्ड करीब 2 घंटे तक रुके। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सोनाली की हालत काफी खराब नजर आ रही है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही, उनके पैर भी मुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए, अब आपको दिखाता हूं कि आखिर मैनेजर और बॉडीगार्ड ने ही क्या हत्या की है सोनाली की। यह परिवार का शक है। यह पहले दिन से परिवार भी सोनाली का कहता रहा है। मर्डर से पहले रेप की आशंका जताई गई। गोवा ले जाना साजिश का हिस्सा बताया परिवार ने। 24 अगस्त को सोनाली को दरअसल शूटिंग करनी थी। होटल सिर्फ 21 और 22 अगस्त तक बुक किया गया। सवाल ये, जब 24 अगस्त को शूटिंग थी तो 2 दिन का ही क्यों रिजॉर्ट बुक किया गया। 22 अगस्त को ही सोनाली को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने सोनाली को मृत बताया। मौत से पहले कर्लीज होटल में डिनर किया गया। सोनाली के साथ ही मैनेजर, बॉडीगार्ड भी मौजूद थे और रेस्टोरेंट में हरियाणा का एक शख्स मौजूद था जो वहां काम करता था। यह आदमी सोनाली फोगाट से मिलना चाहता था। दरअसल रेस्टोरेंट मालिक ने कहा स्टाफ सोनाली को नहीं जानता और दूसरे ग्राहकों की तरह ही सोनाली से बर्ताव हुआ। सोनाली के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। सोनाली फोगाट की बॉडी
मौत के बाद नीली पड़ गई थी। फॉरेंसिक टीम अभी केमिकल जांच कर रही है, उनकी बॉडी में जो केमिकल मिला है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आई है। इसमें हिस्टोपैथोलॉजी और सेरोलॉजिकल रिपोर्ट्स रख ली गई हैं। ये क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजी में अंग की माइक्रोस्कोप से जांच होती है और सेरोलॉजिकल रिपोर्ट्स में संक्रमण का जिक्र होता है, इंफेक्शन का जिक्र होता है। ये दोनों रिपोर्ट्स आनी है अभी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के सीएम और गोवा के सीएम। पोस्टमार्टम की जो विसरा है, ये आप यहां भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ FSL को भी भेज दें। उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे। उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। मैं कहता हूं परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते हैं तो विचार करेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज रिटायर हो गए। आज उनको फेयरवेल और विदाई दी गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो तस्वीर दिखाइए जरा, ये है CJI रमन्ना। अगली तस्वीर दिखाइए उनके फेयरवेल की। आज फेयरवेल में स्पीच हुई, बाकायदा फेयरवेल दिया गया। सभी जस्टिस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के और वहां दुष्यंत दवे जो वकील थे वो भावुक हो गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा लीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग हुई, फुल स्क्रीन लीजिए इसे। I wrote that day an article. I was skeptical after what the court had gone through. I must say, Your Lordship excelled our expectations. You lived beyond anybody's expectations. You did what is really expected to be done by this. It was amazing to see. Legal checks and balance, which is required to make it between judiciary, executive, and the parliament. You did it, and you did it with a smile. You did it. तो आप सुन रहे थे एडवोकेट दवे को, दुष्यंत दवे को, जो भावुक हो गए हैं। अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित होंगे जो कल पदभार संभालेंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं।